हेलो दोस्तों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन हमारे पास है 15 बार इक्वल्स टू डैश पास्कल। तो देखिए, बार किसकी यूनिट होती है? हमारे पास होती है प्रेशर की, और पास्कल भी होती है प्रेशर की। तो इसको आपस में जब भी कन्वर्ट करना है तो याद रखें 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये याद रखें। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि वैसे तो चलो बार में जाना नहीं है, अगर बार में जाते हो तो 5 पैग जरूर लगा के आओ। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, इसको 15 से मल्टीप्लाई करनी है और इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। तो बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट इन अ नॉन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड। तो प्रेशर नॉन मूविंग फ्लूइड मतलब स्टैटिक फ्लूइड में कौन सा प्रेशर होता है? स्टैटिक फ्लूइड है, उसमें कौन सा प्रेशर होता है? तो गेज, एटमॉस्फेरिक, डिफरेंशियल या हाइड्रोस्टैटिक। तो डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं उसे जब स्टैटिक फ्लूइड होता है हमारे पास। द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर। तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं फ्लूइड प्रेशर मेजर करने के लिए? हाइग्रोमीटर, कैलोरीमीटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर? तो बहुत इजी क्वेश्चन, मैनोमीटर। मैनोमीटर इज द राइट आंसर। हमारे पास मैनोमीटर अलग अलग तरह के होते हैं, पूरी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने। यूट्यूब मैनोमीटर्स होते हैं, तो ये सारी वीडियोस की कैलकुलेशन के साथ मैंने समझा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल सकता है ये। What type of liquids are measured using a manometer? तो मैनोमीटर में कौन से लिक्विड यूज होते हैं? हैवी, मीडियम, लाइट या हैवी और लाइट दोनों? तो हमारे पास हैवी लिक्विड्स हम यूज करते हैं उसके अंदर। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड? तो विस्कोसिटी वाटर की कितनी होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो ये देखिए, हमारे पास इस तरह से वैल्यू दे रखी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं अधूरा मानूंगा, क्योंकि इसके साथ हमें यूनिट्स भी देना चाहिए, क्योंकि यूनिट्स के बिना नहीं होता ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वैसे हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप सर्च भी करेंगे तो इसकी विस्कोसिटी जो है वो 0.801 दिखाएगा। तो एक्चुअली उसने साथ में मिली यूज किया हुआ, मिली। तो मिली यूज करने के कारण ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी के यूनिट के साथ उसने मिली यूज करने के कारण हमारे पास 0.801 हमारे पास वैल्यू होती है विस्कोसिटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंट्रॉइड जी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर पी? तो हमारे पास देखिए, फुली समझड बॉडी है, कोई एक बॉडी है हमारे पास इस तरह से, और इसके ऊपर पानी है, यहाँ पे पूरा पानी है। तो इसका अगर सी जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जी यहाँ पे है, तो कहता है पी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा? तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होता है, याद रखें। सेंटर ऑफ प्रेशर जी से हमेशा नीचे होगा, प्लस ही होता है, कुछ वैल्यू उसमें प्लस होती है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो पी ऑलवेज बिलो जी। बी इज द राइट आंसर। Does total pressure takes into account force exerted by the fluid when it is in dynamic motion? तो हम देखते हैं कि टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं क्या जब डायनेमिक मोशन में होता है फ्लूइड? तो नहीं, हम वहां पे टोटल प्रेशर नहीं लेते हैं, इसी को याद रखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे। इन केस ऑफ एनी ऑरिफिस वेलोसिटी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड हेंस डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेट। तो वेलोसिटी कहता है कि ऑरिफिस के केस में कांस्टेंट रहती है, और डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं नहीं, ऑरिफिस में हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है, लेकिन उसमें वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं रहती। तो फॉल्स हमारे पास है इसका राइट आंसर। अ मैनोमेट्रिक लिक्विड शुड suitably हैव। तो मैनोमेट्रिक लिक्विड में क्या होना चाहिए? देखिए, लो डेंसिटी लो वेपर प्रेशर, लो डेंसिटी हाई वेपर प्रेशर, हाई डेंसिटी लो वेपर प्रेशर या हाई डेंसिटी हाई वेपर प्रेशर। तो इसमें हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर जो है वेपर प्रेशर लो होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। हेड अंडर विच कैप्लन टर्बाइन इज ऑपरेटेड। तो कैप्लन टर्बाइन किस हेड पे काम करती है? तो आप याद रखें, ये लो हेड के लिए होती है, लो हेड के लिए होती है टर्बाइन, लो हेड के लिए। ये एक रिएक्शन टर्बाइन है, और कैप्लन टर्बाइन एक्सियल फ्लो टर्बाइन भी है, ये भी याद कर लें साथ साथ। एक्सियल फ्लो टर्बाइन भी है, और ये लो हेड के लिए यूज होगी, हमेशा याद रखें इस चीज को। तो हमारे पास ये राइट आंसर है। मेरे पास ये देखिए 10 से लेके 70 मीटर की हाइट, इतनी हाइट पे भी हम कैप्लन टर्बाइन को यूज कर सकते हैं। What is the principal cause of action of buoyant force on a body submerged partially or fully?
तो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल होता है बायोट फोर्स के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू सबमर्ज्ड बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू डायनेमिक मोशन एक्शन, इंटरनल शीयर फोर्स मिटिगेटिंग एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमारे पास कैसे होता है, देखिए जब पानी हमारे पास होता है यहाँ पे है, तो हम कोई बॉडी इसके अंदर डालते हैं तो वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। मान लो यहाँ इसने फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, जितना फ्लूइड बाहर निकाला उसका वेट कितना होगा, वही हमारे पास होता है बायोट फोर्स। बायोट फोर्स वही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू सबमर्ज्ड बॉडी इज द राइट आंसर। व्हाट हैपेंस टू द बायोट फोर्स एक्टिंग ऑन अ एयरशिप एज इट राइजेस इन द एयर? अगर कहता है कि एयरशिप है और वो ऊपर जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, तो वहां पे जाके बायोंसी फोर्स का क्या बनेगा? तो बायोंसी फोर्स कम हो जाती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते जाते हो आप, तो एयर की डेंसिटी कम होती रहती है। एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी तो बायोंसी फोर्स भी कम होता जाएगा। ठीक है, इजी है। तो हमारे पास बायोंसी फोर्स कौन सा होगा? डिक्रीज करेगा। बायोट फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर मेटा सेंटर इज, मेटा सेंटर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है? तो देखिए ये मेरे पास तीनों जो है डेफिनेशन वो हमारे पास मेटा सेंटर की होती है। मेटा सेंटर क्या होता है कि मेरे पास इस तरह से बॉडी है, वो ऑसिलेट कर रही है पानी के अंदर, तो वो जो जिस सेंटर के अराउंड ऑसिलेट करती है उसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। और ये एक्सिस जो होती है उसी पे होता है ये। और ये अगर आप इसको टिल्ट कर दोगे ना, बॉडी को टिल्ट कर दोगे, तो बायोंसी फोर्स हमारे पास यहाँ पे एक्ट करेगा, मान लो यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये मेटा सेंटर इसको एक्सिस को काटेगा, जहां पे सेंटर एक्सिस को काटेगा, तो एक्सिस को काटेगा, वहां पे मेरे पास क्या होता है? मेटा सेंटर होता है। तो मेटा सेंटर जो है वो तीनों ही डेफिनेशन, आप इसको जरूर पढ़ें, तीनों ही डेफिनेशन हमारे पास जो है वो मेटा सेंटर की है। A hydraulic press has a ram of 30 centimeter dia and plunger of 10 centimeter. It is used to lifting a weight of 90 kilonewton. तो देखिए ये हमारे पास प्लंजर है और ये रैम थोड़ा सा बड़ा इस तरह से दिखाते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर डाया का है, 30 सेंटीमीटर डाया का है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा F/A, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा, यहाँ पे उतना होगा जो पास्कल लॉ ने समझाया हुआ है, W/A। तो ये ए मैं स्मॉल लिख दूं, तो फोर्स हमारे पास कैलकुलेट करना है, ये नहीं है हमारे पास, तो ये होगा π/4d²। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, फोर्स अपॉन π/4d²। डी हमारे पास इस केस में कितना है? डी ये जो हमारे पास प्लंजर है उसका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, π/4d² कर रहे हैं ना। तो वेट हमारे पास वेट है 90 किलो न्यूटन, तो 90 किलो न्यूटन, 90 किलो न्यूटन। और यहाँ पे π/4d², डी कितना है? 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा ये। तो π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 से ये 2 जीरो चली जाएंगी, और 9 से ये 10 आ जाएगा, तो 10 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर। 10 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर। Which device is properly used for measuring difference of low pressure? लो प्रेशर का डिफरेंस देखने के लिए हम किसको यूज करते हैं? तो आप याद रखें, हम इन्वर्टेड टाइप यूट्यूब मैनोमीटर को यूज करते हैं। हम इस तरह से इन्वर्टेड टाइप जो होता है हमारे पास, उसके लिए उसको हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, हम यूज करते हैं लो प्रेशर को डिफरेंस को देखने के लिए। Which of the following can not be the value of absolute प्रेशर? तो एब्सोल्यूट प्रेशर की कौन सी इसमें से वैल्यू नहीं हो सकती? आप याद रखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, इसको याद रखें। तो मेरे पास इसका राइट आंसर है -1 बार, ये नहीं हो सकता, कैन नॉट आ रहा है। कैन द फ्लो इनसाइड अ नोजल बी स्टेडी एंड यूनिफॉर्म? तो मेरे पास नोजल है यहाँ पे, इस तरह से मैं नोजल दिखाता हूं, तो ये कह रहा है कि ये स्टेडी और यूनिफॉर्म हो सकता है। तो ये देखिए हमारे पास स्टेडी फ्लो तो वो होता है कि एक पॉइंट पे हम अलग अलग टाइम पे देखते हैं वेलोसिटी कितनी है। तो मैं इस पॉइंट पे देखता हूं कि 2 बजे वेलोसिटी कितनी थी, 3 बजे वेलोसिटी कितनी है, अगर वही सेम रह रही है तो उसको स्टेडी कहेंगे। ये कि यूनिफॉर्म क्या होता है, यहाँ भी सेम हो वेलोसिटी, यहाँ भी, तो वो पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, कम होती है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यूनिफॉर्म कभी भी नहीं हो सकता। नोजल के अंदर स्टेडी हो सकता है फ्लो, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। इट
can be steady but never uniform. C is the right answer. The velocity of a point in a flow is, तो पॉइंट देखिए, velocity of a point in a flow, तो देखिए हमारे पास क्या करते हैं, ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड एक पाथ फॉलो करता है इस तरह से, हम जिसको ये इस तरह से दिखाते हैं, स्ट्रीम लाइन से दिखा सकते हैं। तो स्ट्रीम लाइन जो होता है फ्लो, उसका टेंजेंट हमें वेलोसिटी देता है, उसका टेंजेंट, तो बी इज द राइट आंसर। टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। द पाथ टेकन बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ ए चिमनी रिप्रेजेंट्स, तो देखिए हमारे पास चिमनी है यहाँ पे, तो चिमनी में से धुआं जो बाहर आ रहा है वो कहता है किसकी एग्जांपल है, क्या शो करता है वो। एक्चुअली क्या करते हैं हम, जब स्ट्रीक लाइन की बात करते हैं ना, स्ट्रीक लाइन की, जब एक पॉइंट से हम देखते हैं कि फ्लो किस तरह से जा रहा है, उस पॉइंट पे देखते हैं, तो ये एग्जांपल बन जाती है स्ट्रीक लाइन की, उसको हम स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नॉच इज यूज टू मेजर, तो नॉच को यूज किस लिए करते हैं, प्रेशर, डिस्चार्ज, वेलोसिटी या वॉल्यूम के लिए, तो डिस्चार्ज के लिए हम नॉच का यूज करते हैं। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होल इन द बॉटम ऑफ द वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन में जब पानी निकलता है, नीचे जाता है इस तरह से, तो वो किसकी कहता है एग्जांपल है, स्टेडी, यूनिफॉर्म फ्लो, फ्री वोर्टेक्स या फोर्स्ड वोर्टेक्स, तो हमारे पास फ्री वोर्टेक्स की हमारे पास एग्जांपल है ये। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द रेशियो ऑफ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसकी रेशियो होती है, तो देखिए हमारे पास जो इस तरह से पाइप है, मान लो चाहे सर्कुलर है, तो जो इसका एरिया होगा और वो वेटेड पैरामीटर कितना है, पेरीमीटर उसका वेटेड कितना है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं उससे, तो ए इज द राइट आंसर, एरिया ऑफ पाइप अपॉन वेटेड पैरामीटर, इसका रेशियो होता है। The value of coefficient of discharge is dash the value of coefficient of velocity, तो CD और CV के बीच में पूछ रहा है, तो CD हमेशा ज्यादा होता है, coefficient of discharge ज्यादा होता है, तो more than CV होता है। The hydraulic mean depth of for a circular pipe, तो सर्कुलर पाइप के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी होती है, तो मेरे भाई इसको आप कर सकते हो, ये अगर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को एडिट करना चाहिए, जब ये रनिंग फुल ऑफ वाटर लिख देना चाहिए इसमें, रनिंग फुल ऑफ वाटर, तो ये एक्चुअली पूरा नहीं है, इसमें पूरा बताना चाहिए रनिंग फुल ऑफ वाटर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर ये होना चाहिए, तब उस केस में ये पूछ रहा है। तो ये देखिए एरिया, अब सर्कुलर पाइप है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए क्या है, π/4 d², इसका क्या आ गया एरिया, और ये कितना पेरीमीटर इसका ये वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, 2πr कर रहा है, मतलब πd कर रहा है, πd, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो d/4 इज द राइट आंसर, d/4 इज द राइट आंसर। तो ये एक्चुअली पैरामीटर पे डिपेंड करता है ना, कितना वेट है, अगर वो कह देता कि हाफ भरा हुआ है यहाँ पे, ये इतना भरा होता, तो फिर उस केस में क्या आ जाता हमारे पास, π/4 d² तो होता, ये ऊपर एरिया तो उतना ही होता, लेकिन अगर हाफ डूबा हुआ है, हाफ ही उसमें पानी रन कर रहा है, तो πd/2 आ जाता हमारे पास, ठीक है, हाफ हो जाता ना, पूरे पर 2πr है हमारे पास, जैसे 2πr होता है, तो 2πr मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर आपको कईयों को 2πr याद है, तो 2 × r क्या होता है, πd होता है ना, तो πd का हाफ डूब रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो d² से d कैंसिल, तो d/2 आ जाता उसके केस में, अगर वो हाफ डूबा होता पानी में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बायोन्सी फोर्स इज, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है बायोन्सी फोर्स का, पानी में जब चीज तैरती है तो हमारे पास ये बायोन्सी फोर्स होता है, तो उसका पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कोई भी नहीं होता मेरे भाई, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि ये वर्टिकली लगता है, सीधा ऊपर की ओर लगता है, कोई एंगल पे नहीं लगता, तो इसलिए उसका 0 होगा। द बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट, तो बर्नौलीज इक्वेशन में कौन कौन सी असम्पशन लेते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आता है, प्लीज इसके सारी असम्पशंस पढ़ें, जो भी आप इक्वेशन करें उसकी असम्पशंस जरूर पढ़ें। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द एनी क्रॉस सेक्शन, नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द फ्लूइड, ये सारी असम्पशंस हम लेते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। The floating body is said to be in neutral equilibrium if the meta center is above the center of gravity, तो देखिए मेरे पास क्या होता है, मेटा सेंटर ऊपर और मेरे पास ये G नीचे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे,
तो इस तरह से अगर होता है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको याद रख रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाए, एम और जी एक जगह पे ही आ जाएंगे, तो उसको हम कह देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल। और अगर एम ऊपर आ जाए और जी नीचे आ जाए तो उसको कह देते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल के लिए क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, तो फॉल्स है, ये फॉल्स है। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए वेंचुरीमीटर, तो सीडी की वैल्यू वेंचुरीमीटर के लिए कितनी होती है, इसको याद कर ले, 0.95 से 0.99 तक होती है। ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 0.95 से 0.99 तक होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, तो अपने ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, जब एक तरह के मॉलिक्यूल्स जब अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कोहेजन, कोहेजन बोलते हैं जब ये सेम मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। द नॉर्मल स्ट्रेस इन द फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सब तरफ सेम होगी जब क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा फ्लो, यूनिफॉर्म विस्कोसिटी वाला होगा, जीरो विस्कोसिटी, या इट इज एट रेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरी बनाई और ज्यादा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लास्ट में थंबनेल आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें, वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।